JEE main paper, 31st Jan. So let's discuss this. These are the answers which are given to us. We will check whether they are correct or need to be corrected. So question number 1 से start करते हैं. First is an artificial satellite of the Earth releases a package. If air resistance is neglected, the point where package will hit with respect to the position at the time of release. Ahead, below, behind and all that. आपको याद होगा सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपने किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर आप ग्राउंड पर हैं और यहाँ से एक प्लेन जा रहा है और उस प्लेन से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो. जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल दिस ओल्ड स्टोरी. तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होता है तो यहाँ से अगर आप पैकेट को रिलीज़ करते हो तो फिर आपको पता चलता है कि फ्यूचर में ये ऐसा जाएगा और इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी. तो जब भी ये लैंड करेगा तो प्लेन इसके ऊपर रहता है, एग्जैक्टली अबव रहता है. सो वो कॉन्सेप्ट आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था और वहाँ पर प्लेन था और प्लेन एक स्मॉल डिस्टेंस पे चल रहा था या फिर ये डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी. ये यहाँ का जो क्वेश्चन इंटायरली डिफरेंट है. ये सैटेलाइट की बात हो रही है. तो जब हम लोग सैटेलाइट की बात करते हैं तो अगर आपका ये अर्थ है तो जो सैटेलाइट होगा वो कुछ इस तरह से हायर डिस्टेंस पर जा रहा होगा. और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, वो √Gm/r के बराबर होती है. अगर इस बॉडी से कोई दूसरी बॉडी रिलीज़ करोगे तो वो भी उसी वेलोसिटी से चलेगी जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था आपका सैटेलाइट. सो और अगर सेम वेलोसिटी मिलेगी तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उसी ऑर्बिट पे चलता रहेगा. सो अगर किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हो देन विल फाइंड कि उस पर भी mg का फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस रहेगा, सेम वेलोसिटी रहेगी. सो वो भी इनफाइनाइट टाइम के लिए उसी सर्कुलर ऑर्बिट पे चलता रहेगा. तो हम ऑप्शन ABC में नहीं देंगे और बोलेंगे कि विल नेवर रीच द अर्थ. वाई? बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू कम डाउन टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. इसलिए डी लगाएंगे. डी इज अ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज कि अपने पास एक पॉलीगन है. पॉलीगन ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया है, मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके वर्टिसेस पर आपने पार्टिकल्स को रखे हैं. पॉलीगन अगर यूज़ भी किया है तो दैट इज फॉर द सिमेट्रिकल पर्पस. सो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. n पार्टिकल्स हैं, सबका मास दिया गया है और वो रिजिडली प्लेस किए गए सो दैट दे कांट मूव. L लेंथ का पॉलीगन है जहाँ पर रख रहे हैं वर्टिसेस पे. K1 इज द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू वन पार्टिकल सो दैट इट जस्ट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सिस्टम. और अगर दूसरे पार्टिकल को जो उसका एडजेसेंट वाला है उसको स्किप कराना चाहते हो तो आपको K2 एनर्जी देनी है. अपने को K1 - K2 बताना है. सो अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि लेट्स से ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ये हमारा सेकेंड पार्टिकल है, इसके बाद यहाँ पर कहीं थर्ड पार्टिकल आया होगा, फोर्थ पार्टिकल आया होगा. इस तरह से अरेंजमेंट होगा. यहाँ पर कभी nth पार्टिकल आया होगा और इन सबके बीच का गैप अपने को पता है. सो ये पॉलीगन है. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वी कैन थिंक ऑफ. और अगर हम किसी वन पार्टिकल को यहाँ से स्किप कराना चाहते हैं सो अपने को क्या करना होगा, अपने को इसके पास काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी. वो काइनेटिक एनर्जी K1 है. सो K1 के साथ हम लोग फर्स्ट के लिए ऐसी इक्वेशन लिखेंगे कि K1 अगर आपने दिया और फर्स्ट का टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट और बिकॉज ऑफ फर्स्ट और इंट्रैक्शनल एनर्जी विद द फर्स्ट, दिस मस्ट बिकम 0. जब ये 1 गायब हो गया तो फिर आप देखोगे कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे. अब हमने 2 को लेके जाना है. अगर 2 के लेके जाना है तो 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी अपने को K2 लग रही है और अब 2 की इंटरैक्शनल एनर्जी चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए. 0 क्यों? क्योंकि स्किप कराना है, यू नो दैट. सो अपने को K1 - K2 चाहिए. देन इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. K1 - K2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम U1 - U2. और यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते थे प्लस U1 - U2 इक्वल टू 0. सो अपने को बेसिकली
U1 और U2 का डिफरेंस निकालना है, तो ये आएगा U2 माइनस U1। ना जो आप 1 की इंटरेक्शनल एनर्जी निकालना चाहेंगे सबके साथ में, तो हमने को 1 की पॉइंट पर पोटेंशियल लगेगा, और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ U1 इज इक्वल टू mv1, सभी का मास बराबर है, और U2 की जो वैल्यू आएगी वो m टाइम्स v2 आएगी। सो पोटेंशियल एट 1 पॉइंट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम, तो सभी का पोटेंशियल में हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 2 का पोटेंशियल, 3 का पोटेंशियल, 4 का पोटेंशियल, n के पोटेंशियल से लिखेंगे। फिर जब 1 गायब हो जाएगा तो 2 पर जो पोटेंशियल आएंगे, अगर 1 रहा होता तो 2 पर वही पोटेंशियल आता जो 1 पर रहता, लेकिन जब 2 अगर 1 डिसअपियर हो जाएगा तो फिर 2 का पोटेंशियल एक अमाउंट से कम हो जाएगा, वो इस वाले अमाउंट से कम हो जाएगा। सो कैन वी से कि अगर हम ये लिखना चाहें कि पोटेंशियल ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ 1, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और ये आएगा कि दिस विल बी less of the potential due to one interaction. So this is going to be negative of potential due to one interaction, that means minus gm upon a. Basically अपने लिए क्या बन जाएगा, gm upon a. Now you can multiply this with the m value, क्योंकि अपने को subtraction चाहिए, so ये बन जाएगा अपने लिए m times gm by a. So ultimately it will turn out to be gm square divided by a. So this must be the difference in the kinetic energy. That means first को आपको ज़्यादा kinetic energy देनी पड़ेगी क्योंकि वो strongly tight था, और second को relatively कम देनी पड़ेगी क्योंकि 1 नहीं था उसको tie करने के लिए, hold करने के लिए। So हम D ऑप्शन को मार्क करेंगे। अब इसको और भी कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जाने की कोशिश की कि किस तरह से हम इसके वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। Question number 3 says a particle of mass m is projected from P point, this is a P point, such that it grazes means just touching and going the surface of the earth and escapes from the earth's gravitational field, escape करके चला जाता है। total energy possessed by the particle at any instant। हम जानते हैं कि इस वाले सिस्टम को अगर आप कंसीडर करते हो ना, तो एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी। सो किसी भी मोमेंट पर अगर आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो सेम आएगी। पी पॉइंट पर लेट्स अगर वो ई है तो यहाँ पर भी ई आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, इनफाइनाइट में भी ई आएगी, तो वो सब जगह पर बराबर होगी। और सिंस हम जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट ये स्केप किया हुआ है, इसका मतलब इनफाइनाइट पे जस्ट पहुँचा है, इनफाइनाइट पे पहुँचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इसके इंटरेक्शन की, और इनफाइनाइट पे जस्ट पहुँचा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। सो टोटल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो रहेगी। और सिंस अभी हम लोगों ने बोला कि हर एक पॉइंट पे बराबर रहती है, इसका मतलब पी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। सो हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी जीरो रहेगी। अब स्टेटमेंट से भी गेस कर सकते थे कि इसने बोला टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। वो पी पर नहीं पूछ रहा है, वो किसी भी इंस्टेंट पे पूछना चाह रहा है, तो हर इंस्टेंट पे वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इसलिए हम सी को मार्क कर देंगे। सी ऑप्शन गिवन है एज आंसर, तो करेक्ट है। हाँ, इसमें और भी एडवांस ऐसा क्वेश्चन आगे चल कर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ये इसको जस्ट टच करते हुए निकल रहा था, जस्ट क्लोज जा रहा था, उस समय वेलोसिटी बताइए, तो हम बता सकते हैं क्योंकि टोटल एनर्जी अपने को पता चल गया जीरो है, और यहाँ पर एनर्जी का कैलकुलेशन कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों को सम करके जीरो करेंगे तो इसके वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। तो कई बार आपसे पूछता है कि मून पर जो एटमॉस्फेयर अब्सेंस है वो किस वजह से है। तो उसकी वजह क्या है कि अगर वहाँ पे कोई गैस पार्टिकल रहेगा तो उस गैस पार्टिकल जैसे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी एक पार्टिकल यहाँ पर होगा। आगे आप चल कर देखोगे, पढ़ोगे थर्मो में कि ये पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, इनकी अपनी वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, VRMS से मूव कर रहे होते हैं। VRMS की जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली इनके डायनेमिज्म को बता रहा होता है। तो एयर पार्टिकल्स दे आर नॉट एट रेस्ट, रादर दे आर मूविंग। और अर्थ पे क्या होता है, अगर ये आपका ये अर्थ है तो ग्रेविटी फोर्स इसको अट्रैक्ट करता है, RMS उसको बेसिकली थ्रो करने की कोशिश कर रहा है। सो लेकिन ये स्केप नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके वेलोसिटी अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और आप देखोगे RMS वैल्यू बहुत कम होती है। सो इसलिए गैस के पार्टिकल्स या जो भी एयर है वो अर्थ पे रहता है। लेकिन अगर आप मून पे जाओगे तो मून की स्केप वेलोसिटी, अगर मून की स्केप वेलोसिटी के बारे में बात करें तो लेट्स से वो VE है मून के लिए, और
अगर कोई गैस वहाँ पे नहीं रुक रही, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा था उसकी स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है. सो लॉजिकल रीजनिंग गोज की RMS वैल्यू अगर स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई तो वो स्केप कर जाएगा. तो देयर विल बी नो पार्टिकल स्टेइंग देयर. या कौन से पार्टिकल? जो गैस वाले पार्टिकल हैं जो एटमॉस्फेयर को बना रहे होते हैं. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स में से स्केप वेलोसिटी छोटी होती है, रूट मीन स्क्वायर बड़ी होती है. इसका मतलब वो जिस तरह से मूव करना चाहेंगे वो वेलोसिटी उसकी स्केप वेलोसिटी से आगे निकल जाती है, इसलिए वो स्केप करके चला जाता है और सरफेस पे एटमॉस्फेयर अब्सेंस है. तो इसका एक्सप्लेनेशन है डी ऑप्शन करेक्ट. Spherical mass is scooped out this radius r, distance of the cavity is x is non-zero, gravitational field inside the cavity. So you know कि inside the cavity पर हम लोग जब बात करते हैं तो जो gravitational field होती है एक तो वो non-zero होती है, दूसरा उसकी वैल्यू उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होती है. So that means that's a uniform. So remember it's a uniform and non-zero. अगर x हमारा ज़ीरो नहीं है तो, अगर x हमारा ज़ीरो नहीं है तो, और अगर x ज़ीरो हो गया दैट मीन्स कोसेंट्रिक हो गए तो फील्ड ज़ीरो हो जाती है और यूनिफॉर्म रहेगी. ये पहले भी आ चुका है. तो इसका आंसर हम ज़ीरो नहीं देंगे क्योंकि x हमारा दिखाया गया है जो कि नॉन ज़ीरो है. तो ऑप्शन आएगा यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड. बी ऑप्शन बी दिया गया करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. Two isolated point masses small m capital M are separated by a distance L. The moment of inertia, तो moment of inertia पूछ रहा है. About the axis passing through the point where the gravitational field is zero. So पहले ये पता करते हैं और वो लाइन perpendicular to the point masses है. So you know this. Let's say कि ये small m मास आपने रख दिया है और यहाँ से L डिस्टेंस पर यहाँ पर कैपिटल M है. और अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा फील्ड ज़ीरो हो जा रहा है तो ये एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगने वाला है. एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी x है, तो जाहिर सी बात है बची हुई डिस्टेंस L माइनस एक्स हो जाएगी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? mx² प्लस कैपिटल M L माइनस एक्स का होल स्क्वायर. दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. सो जो अपने को पता करना है दैट इज दिस कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज गोइंग टू बी मास इनटू द डिस्टेंस स्क्वायर प्लस अनदर मास इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज L माइनस एक्स स्क्वायर. Now the question is कि like how to get this small m and this x को कैसे पता करें. एक बार x पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा. फिर क्वेश्चन बोलता है कि वहाँ पर फील्ड को ज़ीरो दिखाना है. सो जब आप फील्ड के बारे में बात करोगे तो आपको पता चलेगा स्मॉल m का फील्ड इधर आएगा, कैपिटल M का फील्ड इधर आएगा क्योंकि फील्ड टूवर्ड्स द मास सोर्सेज होती हैं. इन केस यू कॉल इट एज E1 यू कैन कॉल इट E2, देन यू कैन क्लेम कि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स बराबर होने चाहिए, डायरेक्शंस तो अपोजिट आ रहे हैं. फॉर्मूले पे जाते हैं. यह आएगा g स्मॉल m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइड बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर. सो यहाँ से अपने को x मिलेगा, उसी x को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, अपने को एक आंसर मिलने वाला है. सो व्हाट वी कैन डू इज दिस, लेट्स से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. g कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट लगा देंगे तो अंडर रूट m बाई एक्स. कैलकुलेशन भी आप देखो किस तरह से करोगे तो आपके लिए इजी जाएगा क्योंकि ऑप्शंस में भी अंडर रूट में दिख रहा है कुछ L माइनस एक्स. ना यहाँ से x निकालना फीजिबल है तो उसको निकाल सकते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल m L माइनस स्मॉल m x इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल M x. तो x की वैल्यू अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे स्मॉल m L डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M आ रहा है अंडर रूट के अंदर. अब ये x मिल गया, अब इसकी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे वापस इसमें. तो i की वैल्यू अपने को मिल जा रही है स्मॉल m इंटू एक्स स्क्वायर बोले तो ये आएगा m, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, L स्क्वायर डिवाइड बाई ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट स्मॉल m प्लस अंडर रूट कैपिटल M का होल स्क्वायर. पहला टर्म हुआ, सेकेंड टर्म में कैपिटल M L माइनस एक्स का होल स्क्वायर है. अच्छा अगर ये x है तो L माइनस एक्स क्या बनेगा, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं. L माइनस एक्स, जब आप L माइनस एक्स करोगे L में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देन यूल फाइंड कि ये बन जाएगा कैपिटल M L डिवाइड बाई स्मॉल m अंडर रूट के अंदर और कैपिटल M. नाउ इसका स्क्वायर करना है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा कैपिटल M अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और L का स्क्वायर आएगा, नीचे अपने पास वही रहेगा स्मॉल m कैपिटल M का अंडर रूट, इनका इंडिविजुअल अंडर रूट का स्क्वायर करना है.
जो भी लिखा हुआ आपके सामने। देन आफ्टर व्हाट यू कैन डू, बहुत कुछ कॉमन दिख रहा है, उस बहुत कुछ कॉमन को कॉमन लेते हैं। सो आई की जो वैल्यू अपने पास दिख रही है, एक तो एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, नीचे अंडर रूट स्मॉल एम प्लस अंडर रूट कैपिटल एम का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, एम स्क्वायर स्मॉल एम का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर। ऐसा आंसर आना चाहिए एज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल स्क्वायर तो सब में आएगा ही आएगा, और स्मॉल एम आप इसको डायमेंशन से भी चेक कर सकते थे। तो डायमेंशनल, अच्छा नन ऑफ दिस है तो उसका ख्याल रखना था। जैसे इसको देखो ना, इस ये टोटल मास नहीं बन रहा है, अंडर रूट मास बनेगा यूनिट वाइज, और ये क्या बने, कुछ और बनेगा, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू एक्स स्क्वायर आता है, एल स्क्वायर तो सभी में आ रहा है। सो ये दोनों तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, और फिर क्या यही आंसर है, फिर चेक करोगे यस यही आंसर, इसलिए ए को मार्क कर दोगे, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 says कि the mean radius of earth is r, its angular velocity is this, acceleration gravity is this, cube of the radius of the orbit of geostationary satellite। तो geostationary हम लोगों ने पढ़ा हुआ है राइट, उसके बारे में बात करनी है। अगेन इनको अगर ऑप्शंस को देखोगे तो आप यूनिट और डायमेंशन से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कभी इधर स्क्वायर करता है कभी उधर करता है, तो यूनिट एंड डायमेंशन हेल्पफुल होगी। और इनकेस अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कैलकुलेशन से, सो कैसा जाएगा कि उसके लिए हम लोग बोलेंगे रेडियस का क्यूब पूछा है, तो ये से हिंट भी मिल रहा है। अपने पास एक थर्ड लॉ ऑफ केपलर होता है, दैट्स इसकी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और उसको हम लोगों ने प्रॉपर लिखा भी था इनकेस यू रिमेंबर। अर्थ के केस में, जियो स्टेशनरी केस में, इसको लाइक 4 पाई स्क्वायर जी कैपिटल एम आर क्यूब। अब अपने को ये आर क्यूब के बारे में बात करनी कि आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब बोलोगे जो आर क्यूब आता है दैट आर क्यूब इज गोइंग टू बी जी एम और टी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड वही होता है जो अर्थ का टाइम पीरियड होता है, तो सिंस दोनों के टाइम पीरियड बराबर है इसलिए 2 पाई बाई टी को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, और जी एम को क्या लिख सकते हैं, जी एम को लिख सकते हैं जी स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर। बस हो गया, यही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उसको प्रूव भी कर लिया, और अब हम लोग याद भी रख सकते हैं। तो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ये सी ऑप्शन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये बोलता है कि escape velocity of a body on an imaginary planet which is thrice the radius of the earth and double the mass of the earth, तो क्या आएगा, तो ये तो आपने कर लिया होगा इजीली। सो उस केस में अगर हम लोग जानते हैं escape velocity को अगर v लिखते हैं, v escape, तो ये जाएगा अंडर रूट 2gm अपॉन r, दैट वाज द फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर राइट। अब इसमें क्या क्या बदल रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में से कंपेयर कर रहा है, और मास के बारे में कंपेरिजन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग री राइट लिखेंगे, री राइट कर लेंगे, ये 2 हो गया, जी अपना बदलता नहीं है, मास के टर्म में कन्वर्ट करते, मास कैसा बोला है, डबल द मास ऑफ अर्थ, तो उसका जो मास है अर्थ के मास का डबल है, तो लेट्स से 2m ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई व्हाट वाज द रेडियस, थ्राइस द रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसकी रेडियस आ जाएगी 3 रेडियस ऑफ अर्थ, हो गया। इसके बाद आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, अंडर रूट 2gme डिवाइड बाई आर ई इंटू 2/3, ये इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ हो जाएगा। सो दैट विल बी रूट 2/3 टाइम्स इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिसको वो वी नॉट बोल रहा है, तो बस हो गया 2/3 वी नॉट, वही अपना आंसर हो जाएगा। 8th 9th के बारे में बात करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से अपने को बताना है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप कैसे याद रख सकते हो कि एफ की वैल्यू होती है जी एम एम और m1 m2 वट एवर यू से आर स्क्वायर। जस्ट टू गेट द डायमेंशनल्स आप बोलोगे जी जो होगा, जी के लिए एफ लगाना होगा, आर स्क्वायर लगाना होगा, और m1 m2 का m स्क्वायर करना पड़ेगा। एफ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन, जिसको हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी रेस्ट पावर -2। आर के लिए हम एल लगाएंगे और जो कि स्क्वायर कर देंगे, मास के लिए एम अप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आप टोटल एम देखो, यहाँ से एम रेस्ट पावर -1 आएगा। एल की कैलकुलेशन में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 × 10⁻⁻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 
तो ये 3 हो जाएगा और t रेज टू पावर -2 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आना चाहिए था। Dimensional formula of G is, so we say F equal to G m1 m2 upon r square, then it says L2 तो नहीं आएगा, L क्यूब आएगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर और वहाँ पर 1 मीटर आएगा, मीटर क्यूब बनेगा। ओके, सो ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा है, तो इसको करेक्ट कर देंगे। आई मीन लाइक ऑप्शन का इशू है, इसका मतलब बोनस कैटेगरी में चला जाएगा। बट निकालना कैसे अपने को पता है ना, G m1 m2 upon r square, then we can do this कि m की पावर -1 आएगा, फिर l की क्यूब आएगा और t रेज पावर -2 आएगा। चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। Question number 10 says the earth revolves around the sun in an elliptical orbit. Yeah, we know that. Its speed. Then you know speed के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो चेंज होती रहती है, closer the faster, farther the slower. So it says goes on decreasing. No. Is greatest when it is closest. Yes. Is greatest when it is farthest. No. तो farthest होता है तो smallest होता है, least होता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। 11th, an earth satellite has mass capital M, angular momentum capital L. Its aerial velocity is, no, that's aerial velocity, and we know aerial velocity remains constant, not the speed but the aerial velocity remains constant, and formula was L upon 2m. So there is L upon 2m, there is L upon 2m, दो ऑप्शन है, तो कौन सा चूज करना है। तो ये एरियल वेलोसिटी है, एरिया पर यूनिट टाइम है, सो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन मार्क करेंगे। 12th, let V and E be the gravitational potential and field at a distance r due to a uniform spherical shell. दो स्टेटमेंट दिए गए, प्लॉट ऑफ V वर्सेस R के बारे में, E वर्सेस R के बारे में, और अपने को करेक्ट ऑप्शन पता करना है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि वी हैड दिस डेरिवेशंस एंड ऑल, V वर्सेस R ग्राफ और E वर्सेस R ग्राफ। सो अगर हमने VR को याद किया और ER को याद किया जाए तो कैसा आता है, मैं एक बार प्लॉट करके बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। सो यू हैड लाइक कि अगर स्फेरिकल शेल है आपके पास, तो इनसाइड फील्ड 0 होती है, सडनली ग्रो कर जाती है, तो इनसाइड फील्ड 0 होती है, सडनली ग्रो कर जाती है। अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो ऊपर से दिखाते हैं, और डायरेक्शन के साथ प्लॉट करेंगे तो ऐसा दिखा देते हैं। तो पॉइंट इस, लेट्स अगर हम ई के बारे में बात कर रहे हैं, इसने ई बोला है तो प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये डाउन साइड से हम लोग ऐसे दिखाएंगे, तो आप पाओगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये क्या बोलता है, ई एंड आर ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस। यस, तो बी करेक्ट है। ए में बोला है कि वी वर्सेस आर बताइए, तो आप जानते हो कि इनसाइड में वी कांस्टेंट होता है, नेगेटिव रहता है, और इसके बाद ये डिक्रीज करके 0 की तरफ जा रहा होता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। सो वी वर्सेस आर इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये रॉन्ग है, तो ए रॉन्ग है, बी राइट है, ऐसा अपने को बोलना है। सो ए इज करेक्ट, नो, इसका आंसर आएगा बी इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट, तो सी ऑप्शन आना चाहिए 12th का। बी कैसे लिखा, मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ, आई जस्ट चेक कि ये बी नहीं था, ये सी ही दिया गया है, सो हम लोग इसको सी ही रखेंगे, तो कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सी का मतलब ये हुआ लाइक स्टेटमेंट बी करेक्ट है और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। सो ये आपके नोटबुक से आपने रिवाइज किया होगा तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। If a body is projected with a speed less than the escape velocity, so what happens? So we know कि अगर escape velocity से कम velocity पर आप किसी body को प्रोजेक्ट करते हो तो क्या हो सकते हैं। ए ऑप्शन देखते हैं, इट मस्ट रीच अ सर्टेन हाइट एंड मे फॉल डाउन फॉलोइंग अ स्ट्रेट पाथ। इट मस्ट रीच a certain height and may fall down following a straight path. और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी says it must reach a certain height and may fall down following a parabolic path. ना यार इन दोनों ऑप्शन में क्या इशू बन रहा है ना, वो मस्ट वाली बात कर दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक हम लोग किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं ना,
तो वो जाकर के एक सर्कुलर ऑर्बिट पे चलना स्टार्ट कर देगा, या फिर वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलना स्टार्ट कर सकता है ना, जिस सो दैट कि उसके फोकस पे लाई करना स्टार्ट हो जाए। तो जब ये मस्ट बोलता है इसका मतलब है कि और ये सर्टेन हाइट, एक हाइट तक जाएगा, इसके बाद स्ट्रेट लाइन से फॉलो कर सकता है, पैराबोलिक कर सकता है, तो उतने रीजनेबल रिस्पॉन्सेस नहीं लग रहे हैं। सी पे इट मे ऑर्बिट द अर्थ इन अ सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट, यस ये मे भी बोल रहा है, तो रिजिड भी नहीं है, और सर्कुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो सी अप्रोप्रिएटली जा रहा है। इट मस्ट ऑर्बिट द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, मस्ट भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर आपने 5-10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो वो प्रोजेक्टाइल वाला केस, वर्टिकल मोशन वाला केस हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो वो सर्कुलर मोशन में जाएगा, गारंटेड नहीं है, बट सर्कुलर मोशन में जा सकता है, इलिप्टिकल में भी जा सकता है। सो ये मस्ट 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 के रिजल्ट थे, और ये स्टेटमेंट अपना सी अप्रोप्रिएटली सूट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, which says if the radius of earth shrinks by 1%, its mass remaining same, acceleration due to gravity, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो यू नो कि इस तरह क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं, g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r², राइट। अब आपसे बोलता है कि मास वही रहना है, g में कोई परिवर्तन आता नहीं है, सो ग्रेविटी पे क्या चेंज आएगा, देन यू नो कि अपने को बहुत पहले से स्टोरीज पता है कि इस तरह से एरर्स, जैसे 1-2% में एरर वाले फॉर्मूला, यू टेक द एल एन बोथ साइड डिफरेंशिएट, देन you'll फाइंड कि आएगा डेल्टा g/g मस्ट बी इक्वल टू -2 डेल्टा r/r, वाई माइनस, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -2 पावर लेकर के आएगा, सो इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज चेंज ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू बी -2 टाइम परसेंटेज चेंज इन द आर। अब ये बोलता है कि आर, अब ये आर आपका श्रिंक करता है, इसने बोला अर्थ श्रिंक, सिंस ये श्रिंक करता है इसका मतलब डेल्टा r/r इंटू 100 इज नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस ऑफ दिस इज 1, या फिर दिस इज इक्वल टू -1, जैसे भी आप उसको रीड करना चाहो रीड करेंगे। सो श्रिंक का मतलब है कि उसका ये जो रेडियस है ना, उसका परसेंटेज चेंज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये परसेंटेज चेंज की बात करने लगेगा। सो इट्स गोइंग टू -2 इंटू -1 दैट इज़ 2, प्लस आया इसका मतलब इंक्रीज़ करेगा, और वैसे भी अपने को पता चल गया 2 आना है, तो इधर ए ऑप्शन आएगा या फिर सी आएगा। अब इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, इस फॉर्मूले से देख लो, आर अगर बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर श्रिंक किया है, आर कम हुआ है तो जी बढ़ा होगा, सो इंक्रीज़ हुआ होगा 2% से, और अगर प्रॉपर साइन के साथ करते हो तो अपने आप यहाँ पे प्लस मिला है, जिसका मतलब है इंक्रीज हुआ है। सी इज अ करेक्ट आंसर एज वेल। 15 सेज की टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इज कैपिटल टी। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आएगी, तो अपने को रिलेट करना है, कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू v², या फिर पूरा लिखें तो mv² होगी, या mv²/2 whatever। फिर v के बारे v का स्क्वायर आप देखोगे तो ये आता है m/2, v² इज बेसिकली g m द मास ऑफ अर्थ और समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई r आता है। और अपने पास एक आइडिया, ये सारे कुछ कांस्टेंट हैं, तो हम ये बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी सैटेलाइट की उसके रेडियस के रेसिप्रोकल रहता है। फिर अपने को पता है कि जो t² है वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब r जो होने वाला है दैट r इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू t⁻²/3। सो यहाँ से अपने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू 2/3 1 करके। सो इसको अगर रीराइट करोगे तो t⁻² -2/3 आ जाएगा। सो ये ऑप्शंस हैं, लास्ट ऑप्शन मैच करेगा, आंसर मार्क दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 इट सेज कि अ डबल स्टार इज सिस्टम ऑफ 2 स्टार्स, हम लोग इसको बाइनरी स्टार के नाम से पढ़ा हुआ है, m1 m2, और सेंटर ऑफ इनर्शिया के अबाउट वो रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, स्वीप्स द रेशियो ऑफ स्वीप्स ऑफ एरिया ऑफ स्टार ऑफ मास m1 टू दैट ऑफ द मास m2, राइट। सो कैसे इसको समझना था कि अपने पास एक ये स्टार है और एक दूसरा ये स्टार है, इनका अपना सेंटर ऑफ मास पकड़ते हैं हम लोग इफ़ यू रिमेंबर, और हम लोगों ने ऐसा बोला था कि ये इसकी रेडियस r1 है, बहुत सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर रखी हैं, ये रेडियस r2 है, इन केस यू रिमेंबर द रिजल्ट तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड हम लोगों ने ये भी बात किया कि इसका जो रोटेशन होगा वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से होगा,
अलग अलग सर्कल्स पे चल रहे होंगे और हमेशा के लिए एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। एरिया स्वीप कैसे निकालेंगे? तो लेट से डेल्टा टी टाइम में या फिर एक टाइम पीरियड तक वेट कर लेते हैं, या फिर जैसा भी आपको अच्छा लगे, सेम टाइम तक वेट करना है। तो होगा क्या कि जब ये मूव कर रहा होगा तो ये जो लाइन है ना, ये जब इधर आएगा तो ये एरिया स्वीप करेगा और उसी टाइम पर ये अपना ये एरिया स्वीप करेगा। सो इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर एक कंप्लीट राउंड करोगे तो ये कंप्लीट सर्कल का रेशियो हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा वो दूसरे सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो जो अपने को एरियाज़ का रेशियो बताना है तो बेसिकली कुछ ऐसा लिख सकते हैं, A1/A2 इज गोइंग टू बी πr1² πr2²। बेसिकली अपने को ये पता करना था कि रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या है। फिर ये R1 R2 आपको याद होगा कि हम लोगों ने ऐसा पकड़ा था कि इनके बीच का सेपरेशन D है और समथिंग है। तो एक इक्वेशन आती है कि R1 + R2 इज इक्वल टू D। दूसरा हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास की कंडीशन निकाली थी, M1 R1 मस्ट बी इक्वल टू M2 R2। इसी से काम चल गया। अपने को R1/R2 लगना है ना, तो ये आएगा M2/M1। अब इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए तो क्या है, ये वैल्यू आ जाने वाली है M2/M1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है ओवरऑल। सो अपना आंसर आएगा M2² / M1²। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन कैच करना था। डी ऑप्शन सूट्स, इसलिए डी को मार्क कर दोगे। तो बाइनरी स्टार सिस्टम को हम लोगों ने पूरा हैंडल किया है। अगर अपने को ओमेगा पूछा जाता वो भी बता देते। इंडिविजुअल की वेलोसिटीज़ भी निकाल सकते हैं। इसने बिग एरियाज़ के रेशियो पूछ लिया। Question number 17. It says R is the radius of Earth, omega is its angular velocity, Gp is the value of gravity. इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G बताना अपने को एक लैटिट्यूड पर, जो कि लैटिट्यूड कई बार लेमडा से लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। तो आपको पता था कि हम इसको G डैश बोला करते थे, तो G डैश इज इक्वल टू GP बोल सकते हो या फिर G बोल सकते हो। जिसको हम लोग G बोलते थे उसका नाम ये GP बोल रहे हो, ठीक है। प्लस और भी हमारे पास कुछ होता था, माइनस होता था, RE⍵² cos² लेमडा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना था। RE को R लिख दीजिए, कॉस की जगह 60, कॉस थीटा में लेमडा की जगह 60 लिखेंगे तो कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, उसका स्क्वायर कर दोगे 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 आना चाहिए। ऑप्शंस में 1/4, 3/4 और 1/4 प्लस में है, तो हम लोग लिखेंगे ए ऑप्शन। वही आंसर दिया गया, करेक्ट है। Question number 18 says when a body is taken from equator to the pole, what happens is weight, this increases. 19 says if a satellite is rotating about a planet, following is true. ये अपने को बताना है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। कि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, और हम लोगों ने बात की थी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की वैल्यू बराबर होती है मैग्नीट्यूड वाइज। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ से डी ऑप्शन अपने को मिल जाएगा। और आपको फार्मूला भी अगर याद है तो और अच्छी बात है। कितना लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी आती है GMEM/R। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस, ये 2 आता है और ये जाता है -GMEM/R। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाता है? -GMEM/2R। नाउ यू कैन चेक कि मैग्नीट्यूड्स वाइज ये दोनों बराबर जा रहे हैं, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो पाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, ये कह सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक और 2 टाइम्स टोटल मैग्नीट्यूड वाइज। 20 says a person sitting in a chair in a satellite feels weightless. क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं। द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट, बिल्कुल अट्रैक्ट करती है। नॉर्मल फोर्स बाय द चेयर इज बैलेंस्ड बाय दिस, नो। आप बोलो नॉर्मल रेशन 0 होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ द मून इज दिस। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 6। द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी बताना है। सो हम जानते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसको हम लोग लिखते हैं √2GR। तो मून पर अगर जाएंगे तो लेट से वो डैश हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2G। रेडियस के बारे में बात कर रहा है, और ग्रेविटी इज रेशियो ऑफ द ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड द मून। तो मून का देखोगे तो वो G/6 हो जाएगा।
और रेडियस r/10 बोलेगा, तो रेशियो बताना है। कौन सा रेशियो? इसके वेलोसिटी ऑन द अर्थ डिवाइड बाई रेशियो इसके वेलोसिटी इन द मून इज गोइंग टू बी अंडर √60। सारे कुछ कैंसिल हो जाएगा। √60 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। सो 8 से कम आने वाली है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन सिंस अपने इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली कैलकुलेट करोगे तो अपने को ये मिल जाएगा। सो √60 आप निकाल सकते हो। √60 को आप लिख सकते हो 2 15 का रूट निकाल करके मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी चलेगा। और 8 से कम आ रहा है, और थोड़ा प्रिसाइज करोगे 7.75 आ जाएगा। इसमें भी मैं आपको तो रेंज दे देता हूँ इन केस अगर आपने रफ कैलकुलेशन की है। 7.6 से 7.8 तक अगर आपने आंसर मार्क किया है तो उसको करेक्ट कर लेंगे। बट फ्यूचर में आप ख्याल रखो कि इसको हम एज एक्यूरेट एज पॉसिबल 2 डेसिमल तक ले चलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 22 ये बोलता है अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ। A second satellite is launched into an orbit of radius 1.01 r. The time period of the second satellite is larger than the first one by what approximate value percentage? So solve करने के लिए आप ऐसा बोलोगे कि t square let's say this is going to be equal to some k times r cube, फिर t dash जो दूसरा वाला है k dash, और ये let's say r dash का क्यूब आ जाएगा। इसके बाद आप चाहो इनको डिवाइड कर लो, और अपने को पता करना है टाइम पीरियड। सो इसकी पावर लगा सकते हैं। अपने को निकालना है टी डैश माइनस टी। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज लार्जर बाई दिस, सो टी डैश माइनस टी डिवाइड बाई टी अपने को निकालना है। तो बेसिकली टी डैश बाई टी -1 निकालना है। परसेंटेज करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टी डैश माइनस टी जब निकालोगे तो टी डैश बाई टी निकालोगे, इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा आर डैश बाई आर की पावर 3/2 -1। सो आर डैश माइनस आर की पावर 3/2। अब देखो कि आर डैश का मतलब है 1.01। सो इसको कैसे लिखेंगे 1.01 आर डिवाइड बाई आर रेज टू पावर 3/2 -1। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये इसको लिख सकते हैं 1 + 0.01 की पावर 3/2 -1। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट सिंपलर, राइट। अब ये 1 है और ये नंबर 1 से बहुत छोटा है। जब कभी ये नंबर 1 से बहुत छोटा आता है तो हमारे पास एक आइडिया है कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3/2 × 0.01 -1 आ जाएगा। सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को मिलने वाला है 1.5। सो इट्स लाइक 1.5 × 0.01। 3 डेसिमल पॉइंट्स लगेंगे 0.00, ये आएगा 1.05, राइट। सो 1.5 और 15। सो अब आपको चाहिए क्या कि इसको 100% चाहिए, इसको परसेंटेज में निकालना है। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.5% आ जाएगा। सो कैलकुलेशन कैसे करनी होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। 1.5 करेक्ट आंसर है। Question number 23, it says a planet has twice the density of Earth, but the acceleration due to gravity on its surface is exactly the same as on the surface of the Earth. The radius in terms of radius of Earth will be this. So a planet has twice the density. You remember कि gravity का एक फॉर्मूला निकाला था, डेंसिटी इंटू आर पे डिपेंड कर रहा था, और इससे आपसे बोलता है कि ग्रेविटी सेम आती है। इसका मतलब है ρ1 r1 इज इक्वल टू ρ2 r2। अब प्लानिट की डेंसिटी ट्वाइस है दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो इसको 2 रो लिख सकते हैं जो कि अर्थ से रिलेटेड है। रेडियस r है इज इक्वल टू अर्थ की डेंसिटी ये है, रेडियस r ही है। सो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि जो r की वैल्यू है वो re/2 हो जाएगी, और वो r/n बोल रहा है। हमने r को r ही लिख दिया है, बस इतना डिफरेंस किया है। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब नोटेशन अलग यूज़ कर लीजिए, आइडिया वही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं. अ सॉलिड स्फीयर, ये बोलते हैं अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस आर अप्लाइज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 on a particle placed at a distance twice r. A spherical cavity r/2 is now made in this. The sphere with cavity now applies F2 force on this. तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा बेसिकली फील्ड इंटू पोटेंशियल मास हो रहा होगा, तो फील्ड का रेशियो भी अब निकालेंगे तो वही फोर्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा. सो पहली बार जो फील्ड आएगी उसको अगर हम नाम E1 देते हैं तो E1 की वैल्यू आएगी G, द मास, लेट्स उसका टोटल मास m है, डिवाइड बाई डिस्टेंस स्मॉल r स्क्वायर, दैट मीन्स 2r का स्क्वायर. नाउ E2 निकालते हैं. E2 निकालने के लिए कैविटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसी में से, तो आप लिखोगे Gm/2r का स्क्वायर माइनस बिकॉज ऑफ द कैविटी. जब आप कैविटी से देखोगे तभी ये आउटर होगा और ये डिस्टेंस अपने को लग रही होगी, तो ये r/2 है और ये r है, 3r/2 हो जाएगा. या फिर ऐसा बोलो 2r में से r/2 कम कर दोगे तो 3r/2 हो जाएगी. तो G, द मास ऑफ दिस कैविटी वाला पोर्शन, डिवाइड बाई 3/2r का स्क्वायर. अब अपने को ये चाहिए कि m डैश कितना आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि m डिवाइड बाई m डैश वॉल्यूम के रेशियो में आएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब बनेगा जा करके, और ये r/2 का क्यूब बनेगा जा करके. मैंने डायरेक्टली लिखने की कोशिश की है, सो यू विल फाइंड कि ये 8 हो जाएगा. सो 8m/8 के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ से आप चाहो तो Gm/r² कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1/4 माइनस, और यहाँ से आया था m/8 और ये स्क्वायर था तो ये 4/9 आया होगा. आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि Gm/4r² बाहर निकाल लो. अच्छा, ये m हम लोग ले चुके हैं तो इसको m को हटा करके 1 लिखना होगा, क्योंकि m/8 आया होगा तो फिर m कॉमन हो चुका था. नंबर है केवल यहाँ पर. तो अगर आपने यहाँ से 4 निकाल लिया तो 1 आएगा, 4 जाने के बाद यहाँ पर 2 बचा होगा तो 2/9 हो जाएगा. ध्यान से आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7/9 इंटू Gm/4r² है. जब हम दोनों को डिवाइड करोगे तो हम ऐसा क्लेम करेंगे कि जो F1/F2 है बेसिकली वो E1/E2 के बराबर आएगा, क्योंकि मास कैंसिल हो गया. सो जब दोनों को E1/E2 को डिवाइड करोगे तो आपको 9/7 नज़र आ जाएगा. 9/7. इसने पूछा है F2/F1, तो अदरवाइज कर लोगे. F2/F1 की वैल्यू 7/9 हो जाएगी, और ये बोल रहा है कि n/9 होना चाहिए, तो n की वैल्यू 7 आ जानी चाहिए. करेक्ट. अच्छा क्वेश्चन था. 25th, ये बोलता है कि एक स्मॉल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड एट अ हाइट r ऑफ द अर्थ सर्फेस. तो ये अर्थ है, ये हाइट है, यहाँ से रिलीज किया जा रहा है. एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बॉल टू विच इट गोज इज r/2. तो इसके अंदर तक r/2 तक आती है. नैरो ग्रूव है और मोमेंटली रेस्ट पर आती है. ग्रूव कंटेंस है, आइडियल स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ r के बराबर थी. वैल्यू ऑफ k इफ r is the radius of earth and is the mass is given. so k की वैल्यू अपने को निकालनी है. तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये हमारा 1 लोकेशन है, और ये मिड पर आएगा वो 2 लोकेशन होगा. हमको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहिए 1 और 2 के बीच में. 1 और 2 के बीच में आप बोलोगे 1 पर टोटल एनर्जी कितना रहा होगा. सो ये यहाँ से रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहा होगा. काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, m द पोटेंशियल ऑफ दिस अर्थ एट दिस लोकेशन, तो माइनस Gm बाई टोटल डिस्टेंस विच इज़ 2r. दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी. दिस मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, वो भी 0 हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे क्या आएगा, m इंटू पोटेंशियल एट r/2. और ये कहाँ तक जाता है, r/2 तक जाता है. सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का पोटेंशियल का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर. सो दैट गोज लाइक माइनस Gm डिवाइड बाई, if you remember it used to be like 2r³ within bracket 3r² minus r². So this is the potential formula which is for inside a solid sphere, right? तो अभी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है, एनर्जी लिखी गई प्लस ½ kx².
और x की जगह अपने को कितना लिखना है? सो x की जगह लिखना है, सिंस ये r का था आधा कंप्रेस हो गया तो x की जगह हम लोग r/2 रखेंगे, स्मॉल r की जगह भी r/2 रखेंगे। इन वैल्यूज़ के यहाँ पर रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, वो इस फॉर्मेट में आएगा। उस फॉर्मेट में आने के बाद n की वैल्यू अपने आप आपको 7 नज़र आ जाएगी। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस पेपर इज कम्प्लीटली डिस्कस्ड। इसमें जो चेंजेस आए हैं, लेट मी क्विकली समराइज दोज चेंजेस। इधर कोई करेक्शन नहीं था। एक क्वेश्चन में बोनस जाने वाला है और एक का रेंज बढ़ाया है, ऐसा अपने को फाइनली मिला हुआ है। यहाँ पर ये जो डायमेंशनल था वो प्रॉपर नहीं था, सो इट विल बी मेड बोनस एंड रेस्ट ऑफ द इयर्स दीज वर ओके। और इसका जो रेंज आएगा वो 6.7 टू 7.6 टू 7.8 के बीच में रहेगा, inclusive both the boundaries. So that's done. Okay, thank you.